हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन और देखेंगे अरेनियस इक्वेशन की क्या क्या फॉर्म्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होती है वो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अरेनियस इक्वेशन से पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो पढ़ाई है ना कॉलिजन थ्योरी पे, वो जरूर देख लेना। कॉलिजन थ्योरी प्रीवियस वीडियो है, छोटी सी, आई थिंक 10-15 मिनट की होगी। कॉलिजन थ्योरी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था वो जरूर पढ़ लेना। क्या था कॉलिजन थ्योरी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉलिजन थ्योरी में बेसिकली मैंने तीन बातें बताई थी कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए, जैसे कोई भी मान लो ये रिएक्शन हो रही है आपकी, प्लस वार गिव्स पी क्यू प्लस आर। मान लो ये कोई आपकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये आपके साइड रिएक्टेंट है और ये वाला साइड ऑब्वियसली प्रोडक्ट है ना। तो कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए पहले तो ये आइटम है, ये पी एक आइटम है, ये क्यू आर दो आइटम से बना है, तो एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है दो आइटम से बना हुआ, ये एक अकेला आइटम है। तो बेसिकली आपकी कॉलिजन थ्योरी ये कहती थी कि हम हर आइटम को एक सॉलिड या हार्ड स्फेयर की तरह विजुलाइज कर रहे हैं। जैसे ये पी है ना, और ये आर है। तो बेसिकली कॉलिजन थ्योरी ये कहती है, डिटेल में मैंने सब आपको कॉलिजन थ्योरी वाली वीडियो में बताया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अरेनियस इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करनी है। तो कॉलिजन थ्योरी ये कहती थी कि भाई ये जो एटम है ये हम हार्ड स्फेयर की तरह विजुलाइज करेंगे। और ये क्या होता है, ये कोई भी रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए पहली बात कॉलिजन थ्योरी कहती है कि जो आपके एटम है वो कोलाइड होने चाहिए। जो एटम्स हैं वो कोलाइड होने चाहिए। तो कॉलिजन मस्ट हैपन, पहला कि भाई कॉलिजन होनी चाहिए, कॉलिजन मस्ट हैपन, कॉलिजन जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट कॉलिजन थ्योरी का ही होता था कि भाई जो कॉलिजन हो रही है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे भाई ये पी, हमें पी क्यू प्रोडक्ट बनाना है, तो इस सही डायरेक्शन मतलब ये पी और क्यू इसी डायरेक्शन में बनने चाहिए ताकि पी क्यू आइटम बने और ये आर हट जाए। अगर हम उल्टी डायरेक्शन मान लो, पी और आर इस डायरेक्शन में कॉलिजन हो रही है तो पी आर बन जाएगा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो पी क्यू है। तो बेसिकली ये कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि कॉलिजन मस्ट ओकर इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आसान भाषा में प्रॉपर यानी परफेक्ट डायरेक्शन में कॉलिजन होना चाहिए। कॉलिजन मतलब टकराना। कॉलिजन मस्ट हैपन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन मान के चल लो आप आसान। तीसरा पॉइंट कॉलिजन थ्योरी का ये होता था कि कॉलिजन मस्ट हैपन विथ इनफ एनर्जी। कॉलिजन मस्ट हैपन विथ इनफ एनर्जी, ठीक है। ये सब डिटेल में आप पढ़ लेना। तो ये तीन पॉइंट थे सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक तो कॉलिजन होना जरूरी है, दूसरा कॉलिजन जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना जरूरी है, तीसरा जो कॉलिजन जो हो रहा है वो इनफ एनर्जी के साथ होना चाहिए। इनफ एनर्जी, एनर्जी मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं ई ए। ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसी एक्टिवेशन एनर्जी जब अचीव होगी तभी आपका रिएक्शन हो पाएगा। तो इस एनर्जी तक, ई ए एनर्जी जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है, वो इनफ एनर्जी होनी चाहिए तभी आपका रिएक्शन हो पाएगा। मान लो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी रिएक्शन को होने के लिए 40 किलो जूल पर मोल, और आप जब आपके आइटम कॉलिजन हो रहे हैं और तो सिर्फ एनर्जी बन रही है 30 किलो जूल पर मोल, तो यानी कि इनफ एनर्जी जनरेट हुई, कम से कम मिनिमम 40 किलो जूल एनर्जी तो चाहिए रिएक्शन होने के लिए। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन। ये देखो शब्द से पहचानो, एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेट होगी, रिएक्शन हो पाएगा, एक्टिवेट हो पाएगा। तो कम से कम 40 किलो जूल चाहिए, और आपका कॉलिजन जो एटम का हुआ वो सिर्फ 30 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाया, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मिनिमम एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी है 40 किलो जूल पर मोल रिएक्शन होने, ठीक है। तो ये था कॉलिजन थ्योरी का, मैंने दोबारा आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। तो ये तीन पॉइंट आपके होने चाहिए रिएक्शन को होने के लिए। तो बेसिकली अरहेनियस इक्वेशन क्या करता है, अरहेनियस पहले तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, उसके नाम पे है ये अरहेनियस इक्वेशन। स्वीडिश साइंटिस्ट है, सवांटे अरहेनियस उसका नाम था पूरा, अरहेनियस। तो ये स्वीडिश साइंटिस्ट है, उसने ये इक्वेशन बनाई। इसने क्या करा, ये जो कॉलिजन थ्योरी के जो पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट, इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में उसने दिखाया। समझ रहे हो बात को। ये जो कॉलिजन थ्योरी के जो पॉइंट है कि भाई कॉलिजन होना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा कि कॉलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना जरूरी है। तीसरा जो कॉलिजन वो हो रहा है वो इनफ एनर्जी के साथ होना चाहिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जनरेट होनी चाहिए ताकि रिएक्शन हो पाए। तो ये तीनों पॉइंट को अरेनियस इक्वेशन मैथमेटिकल एक इक्वेशन के फॉर्म में ये तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। तो वो क्या है देख लेते हैं अब हम। समझ आ गया ना बात, तुम्हें बेस समझ आ गया। तो अरेनियस इक्वेशन ये होती है, ए इक्वल्स टू ए
ये एक्सपोनेंट ई की पावर माइनस ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। तो ये है आपकी अर्हेनियस इक्वेशन। क्या है ये आपकी अर्हेनियस इक्वेशन? समझ रहे हो बात को मेरी? ये है आपकी अर्हेनियस इक्वेशन। अब हम समझ लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज क्या है। ये के आपका, आप इतनी देर से इतनी सारी वीडियो से आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ ही रहे हो, तो के आपका क्या है? रेट कांस्टेंट, जो आपके रिएक्शन में रेट कांस्टेंट होता है ना, वो। ये ए क्या है? तो ए क्या है? ए के नाम दो तीन नाम हो सकते हैं। देखो, एक नाम तो इसका है, ये एक्सपोनेंट है ना, उसके पहले ये प्री है, तो इसका एक नाम तो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये तो एक नाम है इसका। लेकिन जो नाम अच्छे से इसको डिस्क्राइब करता है, ये तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, बस रिएक्शन में एक्सपोनेंट के पीछे है ना, ये एक्सपोनेंट है ई, और उसके पीछे प्री है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। और जो असली इसका नाम है जो इसको डिस्क्राइब करता है, वो ए होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, हम समझेंगे क्या है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर और ई ए तो आप जान ही चुके हो, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आर मैंने अभी बताया आपको गैस कांस्टेंट। क्या होती है गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है आपको? 11th में भी पढ़ा होगा आपने, याद है कि नहीं याद है? 8.314 केल्विन जूल पर मोल गैस कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू है। और टी तो टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये अरेनियस इक्वेशन की सारी चीजें हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये जो अरेनियस इक्वेशन है एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, और ये जो कॉलिजन थ्योरी के जो पॉइंट है इसको डिस्क्राइब करती है। तो कैसे डिस्क्राइब करती है वो जान लो। तो मैंने आपको बोला कॉलिजन थ्योरी के 3 पॉइंट, मस्ट कोलाइड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेकेंड, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? इनफ एनर्जी के साथ कोलाइड होना चाहिए, इनफ एनर्जी। तो ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में डिस्क्राइब होते हैं। आप देखो कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना गौर से। तो ये जो है ए, जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, ये ए डिस्क्राइब करता है आपका कि कितनी बार, फ्रीक्वेंसी नाम है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। आप इंग्लिश का शब्द यूज करते हैं ना, फ्रीक्वेंट, कोई चीज फ्रीक्वेंटली हो रही होती है, बार बार हो रही होती है, कितनी बार हो रही है, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर बेसिकली, ये जो ए है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। किस चीज का फ्रीक्वेंसी फैक्टर है? कि कितनी बार कॉलिजन हो रहा है, कितनी बार कॉलिजन हो रहा है, वो ये डिस्क्राइब करता है ए, इसलिए इसका नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ये जो हमारा पहला पार्ट था कि कॉलिजन मस्ट हैपन, वो डिस्क्राइब हो गया। यहाँ पर कितनी बार कॉलिजन हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन को डिस्क्राइब करता है। दूसरा, ये ओरिएंटेशन को भी डिस्क्राइब करता है। तो ये जो ए जो पार्ट है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो पार्ट है, ये किसको डिस्क्राइब करता है कि कितनी बार आपका कॉलिजन हो रहा है, या आपका कॉलिजन किस ओरिएंटेशन में हो रहा है, वो ये ए पार्ट यानी कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर डिस्क्राइब करता है। तो 2 पॉइंट डिस्क्राइब हो गए कॉलिजन थ्योरी का। अब ये जो पार्ट है, ये वाला माइनस ई ए बाई आर टी, ये तो ई तो एक्सपोनेंट है, माइनस ई ए बाई आर टी जो है, माइनस ई ए बाई आर टी, इसका ए, इसका जो, इसको हम एफ से, एफ सिंबल से भी डिनोट करते हैं। एफ क्या है इसका मतलब? फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन। ये माइनस ए बाई आर टी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एफ से डिनोट करते हैं, एफ सिंबल से। उसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन विथ इनफ एनर्जी। फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन विथ इनफ एनर्जी। बात समझ में आई तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन विथ इनफ एनर्जी। तो मैंने आपको कहा था ये जो ए जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये क्या डिस्क्राइब करता है कि भाई नाम ही है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मतलब कितनी बार कॉलिजन हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है कॉलिजन की, तो वो डिस्क्राइब करता है। उसके बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन में फ्रीक्वेंसी कॉलिजन हो रहा है, वो भी डिस्क्राइब करता है। और ये जो माइनस ए बाई आर टी है ना, ये कहता है कि भाई जो ये ए तो बता रहा है कि कितनी बार कॉलिजन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है कॉलिजन की, टोटल में कितनी बार कॉलिजन हो रहे हैं। लेकिन ये जो माइनस ए बाई आर टी है, जिसको हम ये सिंबल एफ से भी डिनोट करते हैं, ये बताता है कि वो जो कॉलिजन हो रहे हैं उनमें से कितने कॉलिजन है जो कि इनफ एनर्जी के साथ हो रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट था कि कॉलिजन मस्ट हैपन विद इनफ एनर्जी। तो यहाँ पर वही तो लिखा है मैंने, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स विद इनफ एनर्जी, मतलब कितने फ्रैक्शन है, मतलब कितने कॉलिजन है जो कि इनफ एनर्जी के साथ हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो माइनस ए बाई आर टी, जो कि स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं, वो बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन विथ इनफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन विथ इनफ एनर्जी। और वो इनफ एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। अभी ये माइनस ई है,
समझ गए? तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो एरेनियस इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इसने कोलिजन थ्योरी के तीनों पॉइंट डिस्क्राइब कर रखे हैं, जिसमें ए आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है जो कि बताता है कितनी बार कोलिजन हो रहा है या फिर किस ओरिएंटेशन में कोलिजन हो रहा है, तो ऊपर के 2 पॉइंट हो गए कोलिजन थ्योरी के। और ये जो माइनस ए बाई आर टी है, जिसको हम स्मॉल एफ सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ये बताता है कि कौन सा फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, मतलब कितने कोलिजन। ये तो टोटल कोलिजन बता रहा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, माइनस ए बाई आर टी बताता है कि कौन से कोलिजन है जो इनफ एनर्जी के साथ हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कोलिजन हो रहे होंगे, उनमें से कुछ ही कोलिजन होंगे जो इनफ एनर्जी के साथ हो रहे होंगे कि भाई रिएक्शन स्टार्ट हो पाए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी वो प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे कुछ कोलिजन। तो वो बताता है ये वाला पार्ट माइनस ए बाई आर टी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैंने अरेनियस इक्वेशन यहाँ पर पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, और ये अरेनियस इक्वेशन का एक फॉर्म है, अरेनियस इक्वेशन का ये एक फॉर्म है। तो ये एक अरेनियस इक्वेशन की एक फॉर्म है, ऐसे और भी फॉर्म हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो मैथमेटिकल बातें आएगी, ये मैंने अरेनियस इक्वेशन की एक फॉर्म लिखी, ए इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, ये अरेनियस इक्वेशन की एक फॉर्म है। तो इसकी ऐसी हम बहुत सारी फॉर्म्स लिख सकते हैं। तो देखो अब मैथमेटिकल बातें मैं करूंगा, अगर बोथ साइड में नेचुरल लॉग ले लूँ, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लूँ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ के। अब बस मैथमेटिकल में इक्वेशन प्रूव कर रहा हूँ कि एक और फॉर्म क्या होती है। एक फॉर्म तो ये हो सकती है, देखो ये डब्बे में बना देता हूँ, एक फॉर्म तो ये हमने अभी पढ़ी पूरी अच्छे से डिटेल में। अब देखो और कौन सी फॉर्म हो सकती है आरएनएस इक्वेशन की, तो मैंने दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया, तो ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब ध्यान रखना नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंट कट जाता है, तो यहाँ पर भी लूंगा, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो बीच में प्लस आ जाता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई ये कट जाएगा, तो ये प्लस है लेकिन ऊपर माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। बस नॉर्मल मैथ्स चल रही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा, बस दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया, और ये माइनस इसलिए हो गया, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये लॉग की क्या है प्रॉपर्टी है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ये नेचुरल लॉग से ई कट गया और माइनस ए बाई आर टी सिर्फ रह गया। ठीक, अब इसको बस मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ के लिख देते हैं, तो लॉग ऑफ के, और यहाँ लिख रहा हूँ माइनस ई ए बाई आर डॉट 1/t। अभी मैं बताता हूँ कि मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी एक फॉर्म है आपके अरेनियस इक्वेशन का, मैंने बहुत सारे नेचुरल लॉग ले लिया, ये भी एक फॉर्म है। अब देखो इस फॉर्म को ध्यान से देखो, मैथ्स की एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें c इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप होता है। m क्या होता है स्लोप। ये मैथ्स की बस एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये क्या c क्या होता है इंटरसेप्ट। ये पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा हाफ लाइफ वगैरह जब एक्सप्लेन कर, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, ध्यान से देखो, ये y एक्सिस पे बनेगा, ये है m स्लोप m, ये x एक्सिस पे, और ये इंटरसेप्ट आप y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में मैंने ये लिख दिया। तो ये भी एक आपकी अरेनियस इक्वेशन की एक फॉर्म है। तो आप क्या देख सकते हो कि अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y एक्सिस पे ये नेचुरल लॉग ऑफ k यानी कि रेट कांस्टेंट, x एक्सिस पे क्या है 1/t, ये रहा ना x एक्सिस पे देख लो 1/t, और m क्या है नेगेटिव, ये स्लोप क्या है नेगेटिव, तो ऐसे आपका ये लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, स्लोप नेगेटिव है ना, तो जब ऐसे लाइन बनती है तो आप देख सकते हो कि अगर जो स्लोप है वो क्या है माइनस ई ए बाई आर। तो मैथमेटिकली आप ई ए और आर तो आपका गैस कांस्टेंट है, तो आप स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो ना। और ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या होता है आपका मैथ्स में, ये वाला पार्ट इंटरसेप्ट होता है, ये क्या है नेचुरल लॉग ऑफ। तो बेसिकली इसका हम ऐसे लाइन में भी ये ग्राफ बना सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्म है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अरहेनियस इक्वेशन। मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया और इसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, उस फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी एक फॉर्म है, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे बनता है, y एक्सिस पर नेचुरल लॉग लिया, x एक्सिस पे ये देखो इस इक्वेशन से पैरेलल देखो, y एक्सिस पे नेचुरल लॉग, x एक्सिस पे 1/t, ये क्या m यानी कि स्लोप, तो ये स्लोप आपका माइनस ए बाई आर की वैल्यू निकालेगा, और ये नेचुरल लॉग ऑफ ए क्या है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट ये वाला होता है मैथ्स में। स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनाते हो ना तो ऐसे बनता है, अगर ये वाला पार्ट आपका इंटरसेप्ट होता है सी, ये जो ढलान है इसको बोलते हैं स्लोप,
ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर किया है। तो ये भी एक फॉर्म है अरेनियस इक्वेशन का। अच्छा, एक और फॉर्म हो सकती है अरेनियस इक्वेशन की, वो भी देख लो, सारी फॉर्म हम जान लेते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन ये कहती है कि वही हम पहले तो मैं अपनी इक्वेशन लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू ए ई एक्सपोनेंट है e माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी गैस कांस्टेंट टाइम, ये हमारी अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब अगर मान लो मैं दो रेट कांस्टेंट लेता हूँ, दो रेट कांस्टेंट, या फिर देखो अभी जो हमने प्रीवियस इक्वेशन बनाई वो कौन सी बनाई, ये वाली बनाई ना, तो ये लिखते हैं, इसी को लिखता हूँ मैं दोबारा से, नेचुरल लॉग ऑफ k इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर 1/t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। ये इक्वेशन मैंने बनाई, अभी बनाई ना मैंने, यदि y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। अगर मान लो मैं दो कांस्टेंट लेता हूँ, दो रेट कांस्टेंट लेता हूँ, k1 नाम का, k1 एंड k2, और दो टेम्परेचर लेता हूँ T1 एंड T2, और फिर इसमें पुट करता हूँ, तो एक इक्वेशन आपकी बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ k1 इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर 1/T1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a, और दूसरी इक्वेशन बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ k2 इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर 1/T2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। ये बनी भाई, मैंने k1 और k2 दो रेट कांस्टेंट ले लिए, रेट कांस्टेंट्स। एक और फॉर्म लिख रहा हूँ, ये एक फॉर्म थी ना, अब एक और फॉर्म में प्रूव कर रहा हूँ आपको अरेनियस इक्वेशन की। तो मैंने अगर दो रेट कांस्टेंट, दो टेम्परेचर्स, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है मान लो, ये इक्वेशन सेकंड है, सेकंड माइनस वन करूँ, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो क्या होगा आपका, ध्यान से देखो, सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो नेचुरल लॉग ऑफ k2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ k1, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, माइनस ई ए बाई आर, बस मैथमेटिकल बातें चल रही है अब, 1/T2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए बाई आर 1/T1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। यहाँ तक बात ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ, यहीं से इसको देखना, नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ। तो अब आपका क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब लॉग की प्रॉपर्टी देखो, ये माइनस में जब होता है तो डिवीजन में हो जाता है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग ऑफ k2/k1, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। जब नेचुरल लॉग ऑफ k2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ k1 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ k2/k1। जब माइनस में होता है तो डिवीजन में लिख सकते हैं, और जब प्रोडक्ट में होता है तो प्लस में मल्टीप्लीकेशन प्लस में होता है तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस में तो डिवीजन में लिख दिया है, बस नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है। इक्वल्स टू माइनस ई बाई आर 1/T1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस ई ए बाई आर 1/T2, और ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब आप देख सकते हो ये प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a कट गया, ये दोनों कट गए। अब आपके पास क्या बचा, नेचुरल लॉग ऑफ k2/k1 इक्वल्स टू, अब यहाँ से मैं माइनस ई ए बाई आर कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया माइनस ई ए बाई आर कॉमन। तो आपके पास क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ से माइनस ई ए बाई आर कॉमन लूंगा, तो एक सेकंड, कुछ तो यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर था 1/T2, T2 माइनस T1 किया था ना, देखो यहाँ पर यही लिखा था मैंने, 1/, सेकंड माइनस फर्स्ट किया था ना, तो इस ये T2 है, ये T1 है, कंफ्यूज मत होना, सीधे सीधे चल रहा है बस, ये T2 है, ये T1 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। तो हमने माइनस ई ए बाई आर कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, 1/T2 माइनस, यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है हमने माइनस लिया, तो माइनस 1/T1। तो ये आपका एक और फॉर्म आ गया, और नेचुरल लॉग ऑफ ए कट चुका था, तो ये आपका एक और फॉर्म आ गया अरेनियस इक्वेशन, फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, आपको कौन सा क्वेश्चन आपका अरेनियस इक्वेशन आप यूज करोगे। तो देखो इस वाली जो फॉर्म है आपका, इस फॉर्म में आप देख रहे हो कि आपका जो नेचुरल लॉग ऑफ ए है, ये हमारा हट गया, क्योंकि ये कट गया था। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम बिना नेचुरल लॉग ऑफ ए से इस वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं कि अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी हो, यहाँ पर हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। आर तो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है 8.314, और अगर हमें टेम्परेचर दे रखा हो और रेट कांस्टेंट दे रखा हो, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाली फॉर्म को हम ये भी बोल सकते हैं
कि दिस फॉर्म इज यूज टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत कॉमनली जानी जाती है वाली इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा आप ध्यान रखना, कुछ बुक्स में यहाँ पर जैसे मैंने नेचुरल लॉग में लिखा हुआ है इक्वेशन, कुछ बुक्स में लॉग ऑफ बेस 10 में लिखी हुई इक्वेशन। तो आपको पता है नेचुरल लॉग से लॉग ऑफ बेस 10 में करने का क्या लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है भाई। सिंपल सी लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि नेचुरल लॉग से आपको लॉग में अगर कन्वर्ट करना है, या फिर आप ऐसे बोल लो लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है या नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको याद रहनी चाहिए। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है वो, क्या है वो प्रॉपर्टी, यहाँ देख लो साइड में, वो प्रॉपर्टी है कि log इक्वल्स टू नेचुरल log अपॉन 2.303, 2.303। तो यहाँ पर नेचुरल log है, अगर मुझे log में करना होगा तो ये log इंटू 2.303 करना पड़ेगा। तो इसको आप सीधे log में भी लिख सकते हो, ये नेचुरल log को log में करूंगा, देखो ये है प्रॉपर्टी, आपको ये याद रहना चाहिए कि log बेस 10 इक्वल्स टू नेचुरल log अपॉन 2.303। तो यहाँ पर नेचुरल log है, इसको log में करूंगा तो क्या होगा, log इक्वल्स log में करूंगा तो क्या होगा, log into 2.303, log k2 by k1 into 2.303 equals to minus EA by R 1 upon T2 minus 1 upon T minus T1। तो ये जो 2.303 है इसको आप यहाँ ले जा सकते हो, तो इसके बाद आपकी इक्वेशन बनेगी, यहाँ लिख रहा हूँ log k2 upon k1 इक्वल्स टू माइनस ई ए, और ये 2.303 उधर मैंने बस ट्रांसपोज कर दिया उसको, 2.303 आर, वापस सेम 1 अपॉन T2, ऐसे भी लिखा हुआ है केवल लॉग बेस 10 में भी, कुछ बुक्स में लॉग बेस 10 में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने नेचुरल लॉग में लिखा था। बस बात इतनी है, आपको ये पता होना चाहिए लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी कि लॉग बेस 10 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग अपॉन 2303। तो आप दोनों में इंटरचेंजेबली चेंज कर सकते हो, लॉग से नेचुरल लॉग में, नेचुरल लॉग से लॉग में, अगर आपको ये पता हो। ठीक है, तो ये एक जो आपकी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस लिए फाइंड होती है, टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। और इसमें हमें ये जो ए है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये कट चुका है, तो इसकी जरूरत नहीं होती वाली इक्वेशन में। तो ये भी एक फॉर्म है अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये मैथमेटिकल बातें थी, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हुआ होगा आपको, मैंने बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश की है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो मैं रिकमेंड करूंगा उसको दोबारा सुनो, क्योंकि मैं आराम से आप पढ़ोगे ना स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन, तो समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।